हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने 2 लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, अपलोडेड हो चुका है। आप 2 लेक्चर्स देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो कि रिवोल्यूशन एंड रोटेशन है, उसको डिस्कस किया था, और यूपीएससी का एक खासा सिलेबस डिस्कस किया था हमने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके जो स्क्रीन है उसके राइट कॉर्नर पर आपको उसका लिंक इंडेक्स कार्ड के रूप में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो। सेकेंड लेक्चर हमने देखा, जो सेकेंड लेक्चर है उसमें हमने एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अगर वो भी लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसका भी आपने स्क्रीन के ऊपर आपके इंडेक्स में वो लिंक आ गया होगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों की दे दी गई है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो ज्योग्राफी पढ़ने का जो तरीका है उसमें हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि डेट आर नॉट क्योंकि जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं या फिर जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जो पढ़ाया जाता है वो यूपीएससी से मैच नहीं खा रही है। यूपीएससी अपने पैटर्न को हमेशा चेंज करते रह रहा है, ठीक है। आप यूपीएससी के जो पीटी के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है, पार्टिकुलरली जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, उसको उठाकर देखोगे तो जो आपके क्लासेस में जो कंसेप्ट बताए गए हैं या फिर जो यूट्यूब के पर जो कन्वेंशनल वीडियोज़ हैं, जो यूट्यूब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के, आप उनकी वीडियो देख लो और उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रही है। अगर वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना रही है तो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है। तो अगर जब तक आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं अपनाओगे तो अब तक आप पीटी नहीं कर सकते क्लियर, और जब पीटी नहीं करोगे तो मेंस की तो अलग ही बात है, यानी यूपीएससी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ जो हम मैत्रेय एजुकेशन हब में हमारी कोशिश है कि हम सारे डायमेंशंस को कवर करें, और जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको पॉइंट टू पॉइंट कवर करें। आपने बाकी भी 2 लेक्चर्स में देखा होगा, मैंने जो एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन का जो लेक्चर बनाया है उसमें आपको मैंने जो एग्जांपल्स देके ये बताने की कोशिश की है कि देखो कि आपने चीज़ें सही पढ़ी हैं फिर भी आपने ऑप्शंस गलत किए हैं, आप गलत ऑप्शन के जा रहे हो, यानी आपका क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो जैसे जैसे लेक्चर्स और भी लेक्चर्स आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे स्टडी आगे बढ़ती रहेगी, तो मैं सारी चीज़ें आपको एक बारीकी समझाऊंगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है और उसको कैसे डील करना है, कैसे जवाब देना है, करेक्टली कैसे फोकस करना है, ठीक है। तो ज़्यादा हम लंबी बात नहीं करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में आज जो है, जो थर्ड लेक्चर, उसमें हम लोग देखने वाले हैं इंसोलेशन एंड हीट बजट, ठीक है। इंसोलेशन एंड हीट बजट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें जो पहला पार्ट है जो कि हमारा बेस बनेगा अंडरस्टैंडिंग का, वो है सम बेसिक लॉज देखेंगे और टर्मिनोलॉजी देखेंगे, क्योंकि उन टर्मिनोलॉजी और उन लॉज के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी तो पढ़ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसके बिना, और वो मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल से, यूपीएससी में क्वेश्चन से पूछे एग्जाम्पल से कि कैसे, ठीक है। उसके बाद इंसोलेशन हम देखेंगे, इंसोलेशन का मीनिंग हम जानेंगे कि क्या मीनिंग है, मैकेनिज्म देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और किस फैक्टर्स पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड करता है। और मैं अगेन बता दूं कि जहाँ पर जो फैक्टर्स की बात होती है, ठीक है, वो फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको वो फैक्टर्स याद होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी फैक्टर्स पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपीएससी ने फैक्टर्स पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। और लास्टली हम लोग हीट बजट की बात करेंगे, वो डायग्राम के थ्रू मैं आपको हीट बजट समझाऊंगा बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो जो हम बेसिक लॉज और बेसिक टर्म की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो सोलर रेडिएशन होता क्या है, क्योंकि हम लोग इंसोलेशन में क्या बात कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि सन से जो रेज आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो सोलर रेडिएशन क्या है, एक तरह से रेडिएंट एनर्जी है। रेडिएंट एनर्जी का मतलब हुआ कि सन से जो रेज आ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ जा रही है, आके यहाँ पे हम लोग अर्थ रिसीव कर रहा है उसको, एक रिसीवर है अर्थ, ठीक है। अब वो जो अर्थ रिसीवर है, तो जो सन की जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई सन से लेकर अर्थ की ओर, तो वो शॉर्ट वेव्स में आती हैं, ठीक है। अब ये शॉर्ट वेव क्या है, लॉन्ग वेव क्या है, इसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि व्हाट इज सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन इज द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन, है ना, ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। तो रेडिएंट एनर्जी का
रेडिएंट एनर्जी अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसना समझो कि कोई भी बॉडी जो है, हॉट बॉडी, कोई भी हॉट बॉडी ले लो, अपने घर पे ही किसी भी थिंग्स को आप गर्म कर दो। गर्म करने के बाद क्या होगा कि आप देखोगे कि वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है? तो क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी ना बाहर की ओर फेंकता है ना, एक अपने टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में यानी कि बराबर में लाने की कोशिश करता है। किसके बराबर में? एटमॉस्फेयर के बराबर में, यानी कि वो अपनी बॉडी से एटमॉस्फेयर में वो चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहता है अपनी हीट को, ठीक है। तो जो भी बॉडी ऐसा करती है, या तो वो सेलेस्टियल बॉडी हो जाए, जैसे सन इज द स्टार, तो वो जो मतलब कि अपनी हीट की एनर्जी को वो आपस जो इन्वायरमेंट में है, जो मतलब कि इन्वायरमेंट नहीं बोलेंगे उसको, सराउंडिंग्स में अगर वो अपनी हीट एनर्जी को डाइवर्ट कर रही है यानी डिस्पर्स कर रही है, तो उसी को कहेंगे रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी का फॉर्म होता है, इसलिए रेडिएंट रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये सोलर रेडिएशन हो गया। और ये क्या होता है? शॉर्ट वेव फॉर्म में, मैंने आगे बोला, ये धरती पर आता है। अब शॉर्ट वेव्स का मतलब क्या है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा और आप देखना इस पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, बहुत करते हैं। तो शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव में क्या डिफरेंस है? तो दोनों की लेंथ में डिफरेंस है कि शॉर्ट वेव का लेंथ कितना है और लॉन्ग वेव का लेंथ कितना है। शॉर्ट वेव जो है यानी कि देखो जो सन है ना, सन की जो लाइट है, जो रे है, वो वेव फॉर्म में आती है, ठीक है, एक वेव फॉर्म है उसका इस तरह से। अब वो जो वेव फॉर्म है तो उसकी जो लेंथ अगर 4 माइक्रोमीटर से, देख रहे हो आप, 4 माइक्रोमीटर से अगर कम है तो वो शॉर्ट वेव की कैटेगरी में आएगा, और अगर उसकी 4 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग वेव की कैटेगरी में आएगा। इसको मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है। ज़्यादातर जो बुक्स में ये दिया जाता है, रेंज दिया होता है कि 1/250 mm यानी मिलीमीटर से लेकर 1/6700 मिलीमीटर की लेंथ का हो तो वो शॉर्ट वेव बोला जाता है। अब अगर आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, उसी को माइक्रोमीटर कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो ये देख लिया हमने शॉर्ट वेव कि कोई भी अगर जो वेव का लेंथ अगर 4 माइक्रोमीटर से कम हो तो वो शॉर्ट वेव होता है, ठीक है। लॉन्ग वेव क्या होगा? ग्रेटर देन 4 माइक्रोमीटर, वो लॉन्ग वेव होगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं। अब ये लॉन्ग वेव बोल रहे हैं, है ना, और मैं लेंथ बोल रहा हूँ कि लेंथ ऑफ द वेव, यानी कि वेवलेंथ एक कोई चीज़ होती होगी। तो वेवलेंथ क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जो सन की जो रेज है वो वेव्स के फॉर्म में आ रही हैं। वेव्स का फॉर्म मतलब कि आप देख लो कि ये वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, ठीक है, एक अपना एक पाथ मेंटेन करती है, और ये जो है ये वेव हुआ, वेव का एक पैटर्न हुआ। आपने पढ़ा होगा ये वेव के बारे में 9th क्लास में। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ, यहाँ पे जो टॉप देख रहे हो, टॉप, ये टॉप दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो। कोई भी दो टॉप, कंटिन्यूअस दो टॉप के बीच का डिस्टेंस ले लो, उसको वेवलेंथ बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं, ये जो चीज़ है इसको लैम्डा बोलते हैं, वो लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो वेवलेंथ होता है। या फिर दो क्रेस्ट इसको बोलते हैं, जो लोअर पार्ट है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस या ये दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम ही होता है। या तो आप ये ऊपर जो टॉप वाला है उसको मेजर कर लो, या तो लोअर पार्ट मेजर कर लो, दोनों सेम ही है, दोनों का मेजरमेंट सेम ही होता है, और इसे वेवलेंथ बोलते हैं, यानी 1 यूनिट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं, और इसको लेम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ हुआ। अब लॉन्ग वेव्स का क्या मैंने बोला कि उसका जो लेम्डा होगा यानी वेवलेंथ होगा वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 4 माइक्रोमीटर, अभी मैंने बताया। और शॉर्ट वेव्स का 4 माइक्रोमीटर से स्मॉलर होगा। जो यूनिट है वेवलेंथ की जो मापने की, वो ज़्यादातर आप देखोगे कि किसी का भी जो वेव फॉर्म है उसका मापने की यूनिट है वो एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम आप देखो ऐसे करके डिनोट करते हो, ये के ऊपर मतलब कि एक बिंदी देकर डिनोट किया जाता है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो 10⁻⁻10 मीटर इसकी मेजरमेंट है, ठीक है। इतना आपको डीप में तो नहीं पूछेगा कि ये फैक्चुअल हो गया, लेकिन हाँ आपको वेवलेंथ पता होना चाहिए कि वेवलेंथ का एक पैटर्न क्या है, वेव का पैटर्न क्या है, और वेवलेंथ क्या होता है, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ें क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखाई देंगी। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है।
तो हमने देखा कि वेव के फॉर्म में ये ट्रेवल कर रही है सनलाइट, इस तरह से ये वेव एक फॉर्म ट्रेवल कर रही है। अब मान लो कि एक पार्टिकुलर पॉइंट से कोई भी हमने आर्बिट्रली एक पॉइंट लिया, ठीक है, यही एक मान लो कि ये हमने पॉइंट लिया है। अब यहाँ पर एक घड़ी ले लो आप और वहाँ से कैलकुलेट करो कि कितने वेव्स ऐसे पास हो रहे हैं। वेव का मतलब एक वेव कैसे कंप्लीट होता है कि दो आप जो अपर पॉइंट है वो उसको मेजर कर लेते हो, या फिर दो लोअर पॉइंट को, दो अपर पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं, लोअर पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं। तो जैसे ये कितने नंबर्स ऐसे पास हुए उस पार्टिकुलर पॉइंट से पार्टिकुलर समय में, एक यूनिट टाइम में, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब, यहाँ यूनिट टाइम से क्या मतलब है, सेकेंड में, 1 सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो 1 सेकेंड में कितने वेव्स यहाँ से पास हुए हैं, ठीक है, तो वो हो गई, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मान लो कि देखो ये यहाँ से मैंने अगर ये जो वेव बताया है मैंने, ठीक है, अब ये देख लो बहुत ही इसके और इसके बीच में कोई डिस्टेंस आप देख लो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो, बहुत छोटा आपको दिखाई देगा। अगर यही मैं थोड़ा सा इस तरह से मैं बनाऊं, ये लॉन्ग तरफ से, तो यहाँ पे देख लो गैप बड़ा है, यानी कि इसका वेवलेंथ बड़ा है। अब जब वेवलेंथ बड़ा होगा तो आप ही बताओ कि कोई एक पार्टिकुलर एरिया से पास होने में इसको ज़्यादा समय लगेगा ना ज़्यादा समय। तो जब ज़्यादा समय लगेगा तो यानी कि ये मैंने क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी जो है पर यूनिट टाइम है, यानी कि 1 हम लोग टाइम की जो यूनिट करेंगे उसको लेंगे। तो अगर ज़्यादा समय ले रहा है तो ये इसको आप कैलकुलेट करोगे जब 1 कोई भी टाइम को, और ये टाइम ज़्यादा है, आप कैलकुलेट करके देख लो। मान लो कि एक आपने लिया 1/25 और एक लिया 1/100 लिया, ठीक है, ये 100 टाइम ज़्यादा है, ये 25 कम है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.04, ठीक है। लेकिन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना मिलेगा, 0.001, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो क्या है कि ये छोटी है, ये बड़ा हुआ। तो आप देख रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर में अगर बड़ा हो, कोई नंबर बड़ा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर बड़ा है तो क्या होता है, वो कैलकुलेट करते हो तो छोटा हो जाता है। यानी कि अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है पास करने में तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है कि, और बड़ा किस में ले रहा है, मतलब कि ज़्यादा टाइम किस में लगा रहा है पास होने में, जिसका वेवलेंथ बड़ा है। यानी जब वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो यही मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आप देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी है, इसको फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, एफ से या न्यू से डिनोट कर सकते हो आप। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, इसको मैंने बोला था कि ये वेवलेंथ का एक साइन है लेमडा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्टली मतलब क्या होता है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम मेजरमेंट किससे करते हैं, हर्ज से करते हैं, हर्ज में करते हैं। और कभी कभी आप मेगा हर्ज का लिखा हुआ देखोगे तो मेगा हर्ज होता है 10⁶ हर्ज को ही मेगा हर्ज बोलते हैं। अब मैंने ये चीज़ क्यों आखिर बता रहा हूँ, तो आप जैसे ही ये चीज़ जब क्वेश्चंस देखोगे आप, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी जो है ना वो ज्योग्राफी की बियॉन्ड जाकर क्वेश्चन पूछ रही है आजकल, यानी बेसिक चीज़ से पूछ रही है। ये चीज़ आप वर्ड देख लोगे एनसीईआरटी में, बुक्स में देख लोगे, वर्ड ये लिखे हुए मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिलेगा, वेवलेंथ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा वहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या, वेवलेंथ आखिर है क्या, ठीक है, और आखिर हमें ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा एनर्जी या हीट बोल रहे हो। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक फॉर्मूला है एनर्जी का, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने 11th में साइंस पढ़ा होगा उनको ये फॉर्मूला पता होगा, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, और आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ लो कि एक ये फॉर्मूला है कि E = h न्यू। न्यू आपको मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ, क्या मैंने बताया, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब देखो एनर्जी क्या है,
ये चीज़ है कांस्टेंट है, कोई ये कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, एच को प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। और ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी E = h न्यू फॉर्मूला हमें पता है। इसका मतलब क्या हो, ये कांस्टेंट है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना एच से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये देखा कि अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि अगर सनलाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी सनलाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ये देख रहे हो आप, रिलेशन देख रहे हो कि जो हम लोग रेडिएंट एनर्जी सबसे पहले ऊपर देखे थे, रेडिएंट एनर्जी है ना, कि सोलर रेडिएशन के बारे में बोले थे कि इट इज़ ए रेडिएंट एनर्जी है ना, रिसीव्ड फ्रॉम द सन। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो हमारे जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है, मैंने सेकंड लेक्चर में एटमॉस्फेयर डिस्कस किया, एटमॉस्फेयर को वो ईजिली पेनिट्रेट कर सकता है, वो ट्रैप नहीं होगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जो शॉर्ट वेव्स होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो लेमडा है, जो वेवलेंथ है, उससे फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर लेमडा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो शॉर्ट वेव्स की ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट वेव्स नाम ही है, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो एनर्जी ज़्यादा होगा उसमें। इसीलिए क्या होता है कि जो सन से जो रेज आते हैं वो शॉर्ट वेव फॉर्म में होते हैं, जो कि हमने ऊपर के डिफिनीशन में देखा सोलर रेडिएशन के बारे में, इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखा हुआ था, शॉर्ट वेव। तो जो शॉर्ट वेव है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो आराम से एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हुए अर्थ पे आ जाता है। वो कहीं पे एटमॉस्फेयर के गैसेस के द्वारा ट्रैप नहीं किया जाता है जब वो सन से आ रहा होता है। ठीक है, ये बात है। लॉन्ग वेव्स का मैंने बताया कि उसकी क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगा उसका, और शॉर्ट वेव्स का ग्रेटर एनर्जी होगा, अभी हमने देखा। ठीक है, अब एक और चीज़, एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, हम लोग टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पेक्ट्रम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, तो जो अभी मैंने बताया कि जो सन से जो रेज आ रहे हैं वो एक वेव फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो वेव फॉर्म होता है ना, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों का इम्पोजिशन होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होता है, और जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है, यानी कि दोनों का ये एक तरह से सुपर इम्पोजिशन होता है, दोनों का मेल होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह समझा जाता है। आपको यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं समझना कि हाँ कि कैसे सुपर इम्पोज होते हैं, बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, यानी कि एक सनलाइट में, स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि दे आर बंच ऑफ सन रेज, यानी टाइप्स ऑफ सन रेज। सिर्फ एक ही टाइप का सन रे नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन रे, और उसी को कलेक्टिवली जब हम लोग बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम, है ना। द बंच ऑफ सनलाइट इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम ये होता है। तो इसमें कौन सन रेज में कौन कौन सी रेजेज हैं, तो गामा रे है, ठीक है, एक्स रे है, यूवी रेज है यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, रेज है, विजुअल लाइट्स है, क्योंकि सनरेज जो रेंज होता है, जो विजुअल लाइट का रेंज होता है वो अभी मैं बताऊंगा। उसी कारण हम लोग देख पाते हैं। अगर विजुअल लाइट्स नहीं होते सनरेज में तो हम लोग देख ही नहीं पाते, है ना। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो क्या वो ऑब्जेक्ट के कारण देख रहे हैं, नहीं, वो जो सनरेज है ना वो जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रही है, और मेडुला ऑब्लंगाटा जो मतलब कि ऑसिपिटल लॉब है जो ब्रेन का, वहाँ पे जो मतलब कि पिक्चर जो डिपिक्ट कर रहा है उसके कारण हमें वो ऑब्जेक्ट वैसा दिखाई देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। अगर वो ऑब्जेक्ट पूरी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, पास नहीं होने देता है, या फिर अपने बॉडी से रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, देन यू कांट सी एनी दैट ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल है ब्लैक होल।
ब्लैक होल क्या है, वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, ना अपने से पास होने देती है। इसलिए ब्लैक होल, रियल पिक्चर ऑफ ब्लैक होल आप नहीं जान सकते। वो सिर्फ वहाँ के आसपास के जो प्लैनेट्स हैं या सेलेस्टियल बॉडीज है जो उसके अंदर जा रही होती हैं, उसकी जो लाइट से इल्यूमिनेट की होती है, वही एक छल्ला के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि स्पेक्ट्रम में देख रहे थे कि गामा रेज है ना, एक्सरे है, यूवी रेज है, विजुअल लाइट्स है, इंफ्रारेड है एंड रेडियो वेव्स है। इतने सारे लाइट्स का एक बंच होता है। अब देखो ये इनकी एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हम देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर कौन सी रेज पेनिट्रेट कर सकती है, कौन सी रेज पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। कि गामा रेज पेनिट्रेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और एक्स रेज पेनिट्रेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तभी तो हम देखेंगे कि किस में कितना एनर्जी है। तो मैं आपको एक मतलब कि याद रखने का एक तरीका में एक ट्रिक मैंने बनाया है, वो इस तरह से रमई राम भूख से जीसी में चले गए। ठीक है, ध्यान से देखना, रमई राम भूख से जीसी में चले गए। इसमें जो इंग्लिश जो वर्ड्स लिखा हुआ है उसकी मीनिंग है वो रेज के फॉर्म में है। ठीक है, तो आर से रेडियो वेव्स हो गया, एम से माइक्रोवेव हो गया, आई से इंफ्रारेड रेड वेव हो गया, और जी से क्या हो गया, वी से क्या हो गया, मतलब कि विजुअल लाइट रेंज हो गया, यू से क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्स से एक्सरे, जी से गामा रेज, और सी से वो फाइनली होता है कॉस्मिक रेज। ठीक है, अब ये जो देख रहे हो, जो यहाँ जो सीक्वेंस है, जैसे रमई राम भूख से जीसी में चले गए, जो सीक्वेंस है वो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का बढ़ने का ट्रेंड है। ये देखो, ये स्पेक्ट्रम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये स्पेक्ट्रम ही आपको याद रखना है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट रेंजेस दिए हुए हैं, आप उसको प्लीज़ रेफर ना करें। आप जो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी को रेफर करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। देखो मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लगाया है एनसीईआरटी का, ये आप देख रहे होगे इसका वाटरमार्क। ठीक है, तो ये रिलायबल पिक्चर एक मतलब स्पेक्ट्रम है। आप देखो यहाँ से कि जो गामा रे आप देख रहे हो कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज़्यादा है गामा रेज की। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, एक्सरे की क्या है, उससे कम है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है ना। अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजुअल, फिर इंफ्रारेड। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ डिक्रीज कर रहा है इस ओर, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसी तरह वेवलेंथ क्या होगा, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो गामा रेज की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर एक्स रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है, विजुअल है, इंफ्रारेड है, इसी तरह से। ठीक है, अब हम पार्टिकुलरली विजुअल स्पेक्ट्रम है उसकी बात कर लेते हैं। 2020 में साइंस सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था वीएलसी को लेकर, वीएलसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। उसमें पार्टिकुलरली एक ऑप्शन जो था वो मतलब कि विजुअल लाइट का ही वो स्पेक्ट्रम दिया हुआ था, लेकिन सिर्फ वो नंबर्स में दिया हुआ था। आपको पता नहीं चलता कि हाँ कि ये विजुअल लाइट्स का स्पेक्ट्रम है कि नहीं है। और अगर आपको याद है तो वो ऑप्शन आप आराम से उस ऑप्शन को डिटेक्ट कर सकते थे और करेक्टली आंसर दे सकते थे। तो समझो कि ये चीज़ें समझनी कितनी ज़रूरी है। ठीक है, यूपीएससी आपको साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहती, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए इतना कि हाँ कि किसकी क्या रेंजेज है। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन को उसने कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ट्रांसफ़र कर दिया था, ये एक आप 2020 का साइंस का क्वेश्चन देख सकते हो जाकर। तो वीएलसी का जो क्वेश्चन आया था, तो आप देख रहे हो विजुअल जो है उसका जो रेंज है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या है, वेवलेंथ है। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई भी अगर वेवलेंथ आपको मिले तो समझ जाना कि वो वेवलेंथ विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ है। और आप इसमें भी देख सकते हो कि जो वायलेट से लेकर जब रेड की ओर बढ़ते हैं तो उसका जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। विवग्योर आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, तो ये विवग्योर ही है, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इधर से जैसे ही आप इधर मूव करते हो रेड की तरफ तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो क्या होगा,
उसकी स्कैटरिंग कम होती है, आपने पढ़ा होगा ये बचपन में। तो हमने देखा कि जो विजुअल पार्ट है उसकी हमने एक तरह से रेंज देख लिया कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर जो क्या है कि नैनोमीटर ये क्या है, 400 नैनोमीटर को अगर हम मतलब कि पार्ट में तोड़े कैलकुलेशन करें तो आप इतना लिख सकते हो, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। तो 400 नैनोमीटर का मतलब क्या होगा, 400 इंटू 10⁻⁹। यानी इसको हम लोग जब ये 100 है इसको से जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका पावर कम होकर पावर ज़्यादा होकर -7 में आ जाएगा, यानी 4 इंटू 10⁻⁷। और आप जानते हो कि -7 क्या है, 10⁻⁶ से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। यानी कि ये जो है शॉर्ट वेव के ही रेंज में आता है। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है इज इट लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव, तो विजिबल लाइट क्या है, शॉर्ट वेव। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं कि इंफ्रारेड का वेवलेंथ और ये क्या है। तो आप देख लो कि पर्टिकुलरली यहाँ मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ कि 10⁻⁵ से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो 10⁻, इसका जो रेंज है 10⁻⁵ और 10⁻⁵ एंड 10⁻⁴ के बीच में है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 10⁻⁵ और 10⁻⁴ के बीच में, तो आप देख रहे हो कि 10⁻⁵ क्या है और 10⁻⁴ क्या है, ग्रेटर देन 10⁻⁶ है ना। इसका मतलब क्या है कि इंफ्रारेड क्या है, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग वेव। इंफ्रारेड लॉन्ग वेव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये चीज़ डिस्कस करने की सबसे बड़ी वजह थी, क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। ठीक है, क्वेश्चन वाज द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम जानते हैं एंथ्रोपोजेनिक कारण यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एयर में बढ़ रही है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसके बढ़ने का कारण से क्या है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या कर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। ठीक है, स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेकिन ये क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है एटमॉस्फेयर का, तो बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स, किसको एब्जॉर्ब करता है। तो पहला इसने दिया था कि द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट। आप सेकेंड लेक्चर में जाकर देखो, मैंने वाटर वेपर के बारे में बताया है, और ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है कि वो वाटर वेपर को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करे। सो ये मतलब कि ऑप्शन सस्पिशियस लगता है, वी कैन नॉट गो विद दिस ऑप्शन। नेक्स्ट था कि द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। अब आप बताओ कि जो अल्ट्रावायलेट जो पार्ट है सोलर रेडिएशन का, ये कौन से रेंज में आ रहा है। आप यहाँ पे देखो 10⁻⁻8। ठीक है, 10⁻⁸ 10⁻⁶ से कम है, यानी ये शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव का मैंने बताया था कि शॉर्ट वेव के पास मतलब कि जब शॉर्ट वेव है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब भाई अल्ट्रावायलेट रेज में एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो क्या ये मतलब कि रोक सकता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको, वो तो पेनिट्रेट कर देगा ना सीधा, तो उसको ट्रैप नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दैट इज द शॉर्ट वेव, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट ट्रैप यूवी रेज। अब जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑल द सोलर रेडिएशन, अब कुछ बेवकूफ़ समझ लो उनको या कि महान समझ लो। कुछ लोग ये मार कर आए थे ऑप्शन ऑल द सोलर रेडिएशन। अरे भाई, जब अल्ट्रावायलेट को ही ये ट्रैप नहीं कर पा रहा तो ऑल द सोलर रेडिएशन कैसे हो गया, नहीं होगा ना, क्योंकि अल्ट्रावायलेट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, या उसका पार्ट है सोलर रेडिएशन का। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑल द सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर रहा है। तो दिस ऑप्शन वाज ऑल्सो रॉन्ग। और अब लास्ट बचा, ये तीनों ऑप्शन गलत हुए तो चौथा तो सही होना ही होना है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ऑल द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। अब इंफ्रारेड क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जैसे ही हम विजुअल लाइट से इंफ्रारेड की ओर आते हैं तो ये क्या हो जाता है,
ये लॉन्ग वेव की कैटेगरी में आ जाता है। और जब ये लॉन्ग वेव की कैटेगरी में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एनर्जी कम हो गई, और इसकी एनर्जी कम हो गई तो भाई कि कमज़ोर आदमी को तो सब कोई हरा सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको ट्रैप कर लेता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी वॉज करेक्ट। इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया। इसलिए आप देख रहे हो नेचर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी कि क्या ये आपको सिर्फ ज्योग्राफी का लग रहा है ये क्वेश्चन, नहीं, ये साइंस से भी रिलेटेड है। इसलिए मैंने जो लेक्चर डिजाइन किया है एक न्यू फॉर्म में लेक्चर जो बिल्कुल अलग हटके है बाकी यूट्यूब पे पड़े हुए लेक्चर से, कि मैंने इसको साइंस को भी इन्वॉल्व किया है। और आपको चाहे आप हंस के करो या रो के करो, आपको करना तो पड़ेगा अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने बोला था कि टर्मिनोलॉजी और कुछ लॉज के बारे में। तो दो लॉ मेनली जो रेडिएशन आ रहा है, सोलर रेडिएशन जो है, उसको गवर्न करने के लिए दो बेसिक लॉज को जानना जरूरी है। जो पहला लॉ है वो वायलेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। मैं फिर बोलता हूँ कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, और जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो ज़्यादा उड़े ना, ठीक है, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को ना मिले कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा। तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखो कि वायलेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता क्या है। बहुत ही सिंपल वे है, सिंपल तरीका है। आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि क्या है दोनों। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, और डायरेक्ट का क्या मतलब है कि अगर किसी चीज़ में डायरेक्ट रिलेशन है तो एक चीज़ अगर इंक्रीज करे तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है कि वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इमिटिंग बॉडी। तो जो वेवलेंथ में आपको आगे बता दिया था कि वेवलेंथ जो है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर के लिए मैंने टी रख लिया है, ठीक है, इसको आप स्मॉल टी से डिनोट कर सकते हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब देखो जो इसने क्या बोला कि वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, टेम्परेचर से। यानी कि अगर जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो टेम्परेचर जो है उसका जो बॉडी की जो बॉडी इमिट कर रही है जो टेम्परेचर वो कम इमिट करेगी। ठीक है, और अगर जिस चीज़ का वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर हाई होगा। एनर्जी से भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। एनर्जी से कैसे कर सकते हैं, अब देखो मैंने बोला था कि वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से भी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और मैंने ये बताया था आपको कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी अगर जिसका ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, एक टाइम बीइंग के लिए ऐसा सोच सकते हैं, आप बोल सकते हो। और इसी को आगे जाकर एक साइंटिस्ट हुए स्टीफन बोल्ट्जमैन, जो साइंस के स्टूडेंट है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को जानते होंगे। तो बोल्ट्जमैन ने बोला कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर के फोर्थ पावर का। यानी कि अगर जो एनर्जी जो है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर का फोर्थ पावर निकाल लो, उसको कैलकुलेट कर लो, यानी टेम्परेचर जितना होगा उससे कहीं ज़्यादा वो एनर्जी वो इमिट करेगा जितनी टेम्परेचर होगी। यानी टेम्परेचर अगर मान लो कि 2 है, ठीक है, तो एनर्जी ये नहीं कि 2 ही एनर्जी वो इमिट करेगा, 2 टू पावर 4 कर दो, तो यानी क्या हो गया 2 टू पावर 4 का मतलब 2 टू पावर 4 क्या होगा, तो ये 16 होगा। ठीक है, तो 2 टू पावर यानी कि वो 16 एनर्जी, उसके बजाय अगर टेम्परेचर 2 है तो एनर्जी की जो क्वांटिटी होगी वो 16 होगी। तो समझ रहे हो कि थोड़ा टेम्परेचर में एनर्जी कितना ज़्यादा, ये बोल्ट्जमैन ने बोला। ये चीज़ को ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ये रेडिएशन का। अब नेक्स्ट हमने ये हमारा हो गया बेसिक लॉज एंड टर्म्स देख लिया हमने। नेक्स्ट है इंसोलेशन के बारे में। मैंने आपको डिस्कस करने के लिए बताया था कि इंसोलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसोलेशन के बारे में देखते हैं कि मीनिंग क्या है इंसोलेशन। तो वो भी जो भी सन रेज अर्थ पे आ रही है और वो अर्थ जो उसको रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंसोलेशन बोलेंगे। जो भी सोलर रेडिएशन है उसको क्या बोलेंगे, इंसोलेशन बोलेंगे। जैसे कि देखो सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ एक सोलर रेडिएशन को रिसीव कर रही है, दैट्स द इंसोलेशन फॉर द अर्थ। अब आप ये देख रहे हो कि हम लोग ये देखते हैं कि
जो हीट एनर्जी है, जो अर्थ पे हीट एनर्जी आ रहा है, उसकी सोर्सेस क्या क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ज़्यादातर बच्चे ये जवाब देंगे कि सोलर रेडिएशन, ओनली सोलर रेडिएशन। तो क्या सिर्फ सोलर रेडिएशन ही है उस अर्थ के सोर्स, एनर्जी का सोर्स? तो नहीं। एग्जाम में अगर बोले कि ओनली सोलर रेडिएशन, तो नहीं, वो गलत होगा। और क्या क्या है, ग्रेविटी भी है और इंडोजेनिक फोर्सेस भी है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो वेटेज है, यानी कि इन दोनों का जो इम्पोर्टेंस है, या इसका ये बोल लो कि कंट्रीब्यूशन है जो अर्थ के लिए हीट एनर्जी के सोर्स के रूप में, वो बहुत कम है। सोलर रेडिएशन इज द मेजर सोर्स। जो सन से जो रेडिएशन आता है वो मेजर सोर्स है। अब भाई देखो कि सन से इतनी ज़्यादा एनर्जी अर्थ रिसीव करता है, बाकी प्लैनेट्स भी करते होंगे, लेकिन सन का खुद का सोर्स क्या है एनर्जी का? उसकी भी तो खुद की एक सोर्स होनी चाहिए। तो वो क्या है कि फ्यूज़न है ना। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। और दो चीज़ होती है, ये आप समझ लो, यहीं पे समझ लो कि एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन का जो है मतलब है वो अलग होना है। जैसे कि वन पार्टिकल है, ये टूट के दो पार्टिकल में चेंज हो गया, इसको बोलते हैं फ्यूजन, यानी ब्रेक होता है। फ्यूजन में क्या होता है कि जो ब्रेक हुआ जो चीज़ होता है, दो को मिलाकर एक बन जाता है, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू थिंग्स इनटू वन थिंग्स। तो ये चीज़, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो सन है वो पार्टिकुलरली है क्या है, ये मतलब कि आप अगर ढंग से उसकी स्टडी करोगे तो आपको पाओगे कि एक मतलब कि गैस का एक पिंड है, एक गोला है गैस का। अब वहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, वो कंबाइन होकर ना हीलियम में चेंज होते रहता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। और उसी एनर्जी से क्या होता है कि बाकी वो रेडिएट करता है और हमारे उसी से एक कांस्टेंट रूप में जो आउटर जो सरफेस देख रहे हो वो फोटोस्फेयर बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन जो है, जो फ्यूजन है, वो कांस्टेंट रूप में होते रहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा हो गया रिएक्शन, कभी कम हो गया, नहीं, ये कांस्टेंट रूप में होता है। यानी इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट रूप में ये एनर्जी मैन्युफैक्चर कर रहा है और ये जो कांस्टेंट रूप में ही एनर्जी अर्थ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो जो अर्थ पे जो एनर्जी पड़ रहा है वो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा एनर्जी पड़ जाए, कभी कम एनर्जी पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़, और ये एक्चुअली जो आउटर सरफेस है सन का, जिसको हम फोटोस्फेयर बोलते हैं, वहीं से एनर्जी ये आती है अर्थ की ओर। अब देखते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। कि हमारे अर्थ पे, ठीक है, रेडिएशन आ गया, सन का रेडिएशन आ गया अर्थ की ओर, ठीक। अब ये अर्थ पे जो रेडिएशन आया उसका अर्थ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्या वो सारे जो अर्थ के सारे लेवल्स पे, सारे जो पोजीशन है अर्थ पे, जितने सारे पोजीशंस है, जितने सारे लोकेशंस है, सारे लोकेशन पे क्या वो सेम अमाउंट में पड़ रहा है? नहीं। आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आपको लैटिट्यूड का कंसेप्ट बताया था, लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट बताया था, और ये बताया था कि अर्थ टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, ठीक है, 23.5 डिग्री से वो टिल्टेड है। अब आप ये देख लो कि एक सिचुएशन है यहाँ पर, अर्थ जो है समर सोलिस्टिट का ही है। समर सोलिस्टिट के बारे में बताया था कि 21 जून को समर सोलिस्टिट आता है। समर सोलिस्टिट में क्या होता है कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ से यहाँ तक, इक्वेटर से लेके पूरे नॉर्थ पोल तक, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। और इक्वेटर से लेके जो साउथ की तरफ जाओगे तो साउदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है समर सोलिस्टिट में, वो सन के तरफ झुका हुआ होगा, इंक्लाइंड होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये देख लो, 0 डिग्री को हम लोग क्या बोले, इक्वेटर है, ठीक। यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आप ये देखो, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है कि पार्टिकुलरली 1 ईयर में 2 बार सन यहाँ से इस पार्ट से होकर गुजरती है। तो जो पार्टिकुलर इस रीजन से 2 बार होकर सनरेज मतलब कि होकर गुजरती का मतलब है कि सनरेज वर्टिकल पड़ते हैं वहाँ पर 2 टाइम्स इन द 1 ईयर, एक साल में 2 बार। कैसे कि जब नॉर्दर्न पार्ट में जा रहा होगा
उस समय भी इस रीजन में होगा, जब साउदर्न पार्ट में जा रहा होगा फिर भी इस रीजन से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा इंसोलेशन ट्रॉपिकल जोन में ही आता है, यानी कि बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज अ ट्रॉपिकल जोन। समझ में आ गया? तो अगर किसी जोन, अगर ये क्वेश्चन आया किसी एक पार्टिकुलर जोन की बात कर रहा है कि विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव्स द मैक्सिमम इंसोलेशन, दैट इज द ट्रॉपिकल जोन। फिर जो ट्रॉपिकल जोन से ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर वहाँ पे इंसोलेशन जो है वो अमाउंट जो है वो कम होते जाता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि पार्टिकुलरली किस लैटिट्यूड पे समर सोलिसिट में, समर सोलिसिट का मतलब क्या हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है, उसमें अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकुलर समर सोलिसिट में कौन से लैटिट्यूड पर मैक्सिमम इंसोलेशन होता है, तो वो जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ में होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पर क्लाउड, जो क्लाउड होते हैं क्लाउड्स नहीं होते हैं, क्लाउडलेस एटमॉस्फेयर होता है, और ये एंटी साइक्लोनिक जोन भी बोला जाता है। यानी यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक जोन है, यानी यहाँ पे कोई भी मतलब क्लाउड फॉर्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रेडिएशन है बिना क्लाउड के इंटरफेरेंस के सीधे यहाँ पर आएगा। तो इसीलिए अगर समर सोलिसिट की बात की जाए, पार्टिकुलर एल्टीट्यूड्स की बात की जाए, तो 30 टू 40 डिग्री नॉर्थ में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन पड़ता है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था पोल पे है ना, मतलब कि क्या होता है कि 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। ठीक, अब ये तो हमने समर सोलिसिट की बात की थी। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में वही समर सोलिसिट आएगा, कब आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिसिट? साउदर्न हेमिस्फीयर में जब हमारे यहाँ जो विंटर सोलिसिट होता है 22 दिसंबर, वही साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए समर सोलिसिट हो जाता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री साउथ में मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होगा। ये चीज़ हमने समझ लिया कि लैटिट्यूडनल कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब जो मेन चीज़ है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि यूपीएससी फैक्टर्स पे बहुत खेल सकती है, और फैक्टर्स को आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करती है कि आपको फैक्टर्स, आपने बोला कि ठीक है हमने फैक्टर्स ने एक तरह से देख लिया, याद कर लिया, लेकिन वो बहुत ही क्लोज फैक्टर्स ऐसे डालेगी कि जिस पर वो डिपेंडेंट नहीं होगा। या फैक्टर्स में भी ऐसा होता है कि कौन से फैक्टर्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ को आप ढंग से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टर्स क्या है कि जो इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रही है। तो जो पहला फैक्टर है एंगल ऑफ सन्स रेज, सन का जो रेज आ रहा है वो किस एंगल से आ रहा है। ठीक, तो हम देखते हैं कि पार्टिकुलरली जो इक्वेटर पर है ना वो मोरलेस मतलब कि वर्टिकल होता है, और जैसे जैसे हम पोलवार्ड की तरफ जाते हैं तो सन रेज जो है वो ऑब्लिक होते जाता है। ठीक है, वो कैसे होते जाता है यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर देखो, अगर और कैसे, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि वो मतलब कि पार्टिकुलरली परपेंडिकुलर कैसे है। तो आप क्या करो कि जिस पॉइंट पर आप एंगल मेजर करना चाहते हो वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, और वहाँ पर सनरेज को ले जाओ। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ड्रॉ होगा। टेंजेंट क्या होगा, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट को टच करता हुआ, पास एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ही टच करता हुआ एक लाइन होता है टेंजेंट, वहाँ ये करो और यहाँ पे एंगल मेजर करो। ये 90 डिग्री के मोर और लेस 90 डिग्री होगा, कहाँ पे, इक्वेटर पर। जैसे जैसे आप पोलवार्ड की तरफ जाते हो और वहाँ पर आप एक तरह से एंगल मेजर करने की कोशिश करते हो तो आप देखते हो कि एंगल जो है ना कम होते जाता है। तो यानी कि जो क्यों होता है कम, क्योंकि सन का जो रेज है वहाँ पे ऑब्लिक पड़ता है, वो डायरेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बताओ आप कि ये कैसे इफेक्ट कर रहा है इंसोलेशन को। तो मैंने ये दो सिचुएशन ये ड्रॉ किया है। मान लो कि ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक टॉर्च का लाइट लेते हैं। ठीक है, टॉर्च की लाइट है, आप उसको सीधा वर्टिकली एक सरफेस पर गिराओ, वो एक पार्टिकुलर एरिया को कवर करेगा, मान लो कि एक्स एरिया है। ठीक है, अब उतना ही वही टॉर्च है ना, सेम अमाउंट का वो लाइट होगा, वही टॉर्च को तिरछा करके जलाओ। अब देखो ये एरिया क्या बड़ा कर रहा है ना, कवर x + y मैंने डिनोट किया है, यानी कि वो पार्टिकुलर देख रहे हैं कि एक छोटे एरिया को कवर कर रहा है जब वर्टिकली हो रहा है, और जब ऑब्लिक हो जा रहा है तो वो इस
मोर एरिया को कवर कर रहा है। अब बताओ ये सेम अमाउंट ऑफ लाइट है, ये कम एरिया को कवर कर रहा है, यानी कि ये ज़्यादा हीट उसको मिलेगा ना, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ज़्यादा एरिया पर, तो यहाँ पर जो रिसीव होगा वो क्या होगा, कम इंसुलेशन रिसीव होगा। तो यही कारण है कि जब जो वर्टिकली पड़ता है इक्वेटर पर तो वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर ऑब्लिक पड़ेगा तो इंसुलेशन कम होगा। इसलिए पोलवार्ड जैसे ही हम जाते हैं तो इंसुलेशन कम होते जाता है। रीजन समझ में आ गया, ये एंगल ऑफ सनरेज का। दूसरा क्या है कि जो ऑब्लिक लाइट है उसको एटमॉस्फेयर में जब वो ट्रेवल करता है तो वो ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है पोलवार्ड की तरफ। इक्वेटर पर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है। जब वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इंसुलेशन ज़्यादा होगा, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना, उसको ज़्यादा डिस्टेंस में करना। लेकिन जब पोल की तरफ जाएंगे तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर, देखिए ये सनरेज है, यहाँ पे इक्वेटर पे देखो ये इतना ही एरिया कवर कर रहा है। लेकिन जैसे हम पोलवार्ड गए, सेम अमाउंट ऑफ लाइट है, मैंने सेम अमाउंट ऑफ लाइट दिखाने के लिए चार स्टिक्स है ये सनरेज का, यहाँ भी 4 हमने ये लिया, रेज लिया है, 4 रेज लिया है। अब ये देख लो ये एरिया बड़ा है कि नहीं, तो जब हम पोलवार्ड जा रहे हैं तो एरिया बड़ा हो गया, किसके कारण, सन के जो रेज है उसकी इंक्लिनेशन के कारण, उसके एंगल के कारण। तो ऑब्वियस ही बात है कि और जो इसको क्या होगा, ये ऑब्लिक होने के कारण एटमॉस्फेयर में ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, इसीलिए पोलवार्ड पर इंसुलेशन कम हो जाएगा। तो ये पहला फैक्टर था एंगल ऑफ द सन रेज, ठीक है। दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे मैंने आगे ही बताया कि आपको पोल पर जो है वो 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट होता है। 6 मंथ डे कब होगा, जब नॉर्थ पोल में 21 मार्च टू 23 सितंबर के बीच में वो पूरा दिन होगा। और इस टाइम में क्या होगा, और दिन मतलब कि साउथ पोल में कब होगा, 6 महीने का 33 सितंबर से 21 मार्च तक मतलब साउथ पोल में डे होगा। इक्वेटर पर क्या होता है कि दिन और रात दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है, 12 आवर्स का होता है। जो लेंथ ऑफ द डे है वो कैसे मतलब कि ये इंसुलेशन को इफेक्ट कर रहा है, तो हमने देखा कि अब पोल पर क्या है कि 6 महीने दिन है। इसका मतलब आपको कहना चाहिए कि भाई कि पोल पर तो 6 महीने का दिन है, तो सबसे ज़्यादा तो इंसुलेशन वहाँ होना चाहिए। बात है ना कि 6 महीना का दिन है यार, यहाँ पे तो यार कि डेली दिन और रात हो रहा है, ठीक है। 20 मतलब कि कहीं पे इक्वेटर पे तो 12 ही घंटा हो रहा है, वहाँ पे 6 मंथ हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कि पोल पर जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो इंसुलेशन कम होता जाता है। ऐसा क्यों, इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है कि जो सन रेज बिकम मोर और लेस पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। पोल की तरफ जैसे हम लोग जाते हैं, मतलब कि जैसे ये ग्राउंड सरफेस है इसके पैरेलल ही निकल जा रहा है, ये स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है, तो इंसुलेशन होगा क्या, नहीं होगा। पोल की तरफ हम लोग जैसे जाते हैं तो पैरेलल ही निकल जाता है, मोर और लेस वो पैरेलल हो जाता है लाइट। क्यों, ऑब्लिगेशन के कारण, मतलब कि ऑब्लिक के कारण, क्योंकि ऑब्लिक है वो सन रेज। और दूसरी रीजन है कि पोल पर क्या है, आइस कवर से, आइस कवर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे इंसुलेशन कम हो जाता है। तो लेंथ ऑफ द डे जो फैक्टर है वो मतलब कि एंगल ऑफ द सन रेज है उससे कम डोमिनेटिंग है, यानी एंगल ऑफ द सन रेज इज मोर डोमिनेटिंग देन द लेंथ ऑफ द डे। तो इससे मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ द सन है वो फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है, किससे, लेंथ ऑफ द डे से। तो अगर दोनों चीज़ आए तो आप एंगल ऑफ द सन रेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उसके मतलब कि लेंथ ऑफ द डे ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड फैक्टर की डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच की दूरी के कारण, अगर मान लो कि सन काफ़ी नज़दीक है अर्थ से तो उस समय क्या होगा, गर्मी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि वो नज़दीक आ गया, अगर आप हॉट बॉडी के नज़दीक जाओगे तो क्या होगा, आपको एक गर्मी फील होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 कंडीशन बनता है, अपहेलियन एंड पेरीहेलियन। पेरीहेलियन में क्या होता है, सन जो होता है वो अर्थ के नज़दीक होता है, और एक कंडीशन कब आता है, 3 जनवरी को। अब आप बताओ कि आपके नॉर्थ हेमिस्फेयर में हम लोग रहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर में 3 जनवरी को बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, नहीं होती है ना, मतलब कि मौसम ठंडा ही होता है, उस समय तो स्वेटर पहनते ही होगे। लेकिन ऐसा क्यों है, अभी तो मैंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अगर सन
मतलब कि अर्थ के करीब है 3 जनवरी को पेरीहेलियन का जो ये बन रहा है, पेरीहेलियन का मतलब पास में, आप याद रखना कि पेरीहेलियन पास में और अफेलियन दूर में, पी से पास याद रखना, कंफ्यूज मत करना, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो पेरीहेलियन है वो सिचुएशन है जब सन जो है अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, और ये 3 जनवरी आता है। अब यहाँ भी आप ये देख लो कि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत होता है कि बाकी दिनों से, जैसे दिसंबर से 3 जनवरी में आपको थोड़ा सा मतलब कि कम ठंडा लगेगा, ठंड महसूस होगी, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर ये काम नहीं करता कि बिल्कुल आपको गर्मी महसूस हो। यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, मैंने ये आपको एक तरह से यहाँ पर डोमिनेटिंग फीचर मैंने बता दिया आपको कि एंगल ऑफ द सन रेज सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फीचर है, उसके बाद लेंथ ऑफ द डे, एंड थर्ड मतलब कि जो डोमिनेटिंग फीचर है वो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन है। तो सबसे ज़्यादा तो ये एंगल ऑफ द सन रेज और लेंथ ऑफ द डे मैटर कर रहा है। तो आप देखो कि 3 जनवरी को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, बड़ी होती है रात, तो ये फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा कोई इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है, सन पास में भी होता है तभी भी, और इतना भी पास नहीं होता। आप देखो डिफरेंस कितना है दोनों में, ये 94.5 मिलियन माइल्स है यहाँ पर अफेलियन में, सन पृथ्वी से दूर, और यहाँ पे 91.5 मिलियन माइल्स है, और 3 मिलियन माइल्स के लगभग मतलब कि 2 and 3 मिलियन माइल्स का डिफरेंस है, जो कि मतलब कि अर्थ जो अगर हम कंपेयर करें डिस्टेंस से तो एक नेग्लिजिबल सा डिस्टेंस है, ठीक है। और अफेलियन की सिचुएशन कब बनी, 4 जुलाई को, वो दूर रहता है। अब देखो जून के महीने से ज़्यादा मतलब कि थोड़ा कम गर्मी आप महसूस करते हो जुलाई में, लेकिन ये भी ड्रास्टिकली नहीं होता है कि एकदम से मतलब कि आप ठंडा महसूस करने लगो क्योंकि सन दूर है। फैक्ट बात वही है, ये जो डोमिनेटिंग फीचर की, ये डोमिनेटिंग फीचर इसको साइलेंट कर देते हैं, इसको ज़्यादा डोमिनेट नहीं होने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो सन स्पॉट्स का है। सन स्पॉट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली ये साइकिल चलती है सन पे, कि 11 ईयर्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सन स्पॉट जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं 11th ईयर में, हर एक 11th ईयर में। अब ये सन स्पॉट क्या है, सन स्पॉट किस तरह से फॉर्म होता है, अभी मैंने बताया कि सन पे क्या होता है कि रिएक्शंस होते रहते हैं। अब वो रिएक्शन के कारण ना बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती हैं, अब वो डिस्टर्बेंस के कारण और ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होता है। तो जैसे जैसे वो सन स्पॉट इंक्रीज करेगा, है ना, सन स्पॉट किसके द्वारा कारण क्रिएट हो रहा है, वहाँ रिएक्शंस एंड डिस्टर्बेंस के कारण सन पे। तो जैसे जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ सन स्पॉट्स क्रिएट होगा, और ये 11 ईयर्स का साइकिल चलता है। जैसे ये 11 ईयर्स में, है ना, आप देखोगे कि नंबर ऑफ सन स्पॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं, उस टाइम क्या होता है कि ये एनर्जी ज़्यादा रेडिएट करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सन स्पॉट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेडिएशन होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सन स्पॉट ज़्यादा है तो एनर्जी रेडिएशन ज़्यादा होगा, तो हर एक 11th ईयर में एनर्जी ज़्यादा रेडिएट हो रहा है। अगेन दिस फैक्टर इज नॉट दैट मच डोमिनेटिंग, तो ये भी मतलब कि इंक्लिनेशन ऑफ द सन रे को डोमिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है इंसुलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कि ये इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का अपना भी तो इफेक्ट है इंसुलेशन में। कैसे है, एब्जॉर्प्शन है, स्कैटरिंग है, रिफ्लेक्शन है। कुछ लाइट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ लाइट्स को वहाँ जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था, वहाँ पे वो क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल क्या स्कैटर कर देती हैं लाइट्स को। और कुछ क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन तब होता है कि जब डस्ट पार्टिकल जो है ना सन के वेवलेंथ से बिगर हो, तो वो क्या करेगी, अब सन का ये देखो जो वेवलेंथ है वो कम है, डस्ट पार्टिकल यहाँ आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, तो तब ये रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। अब ये एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, ये हमारे हीट बजट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें काम आएगा। देखो हीट बजट बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ होता है, ये बहुत ही ईजी है और इसके ईजी फॉर्म में ही समझना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि एक तरह से ये फैक्चुअली भी काम करता है ना, तो ज़्यादा कोई ऐसा क्वेश्चन मेकिंग नहीं हो सकता इससे। और एक आइडियली क्या होता है कि आइडियली जो है वो अर्थ जो है, आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, आइडियली क्या है, अर्थ जो है वो हीट बजट को फॉलो करती है, आइडियली सिचुएशन। ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ऐसा अब बच नहीं गया है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, बजट का मतलब आपको पता है,
बजट आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में हमारे पेश होता है बजट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो इनकम है और एक्सपेंडिचर का ही एक ये करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, वही बजट होता है, एक्सपेंडिचर। आप अपना घर का भी बजट देख सकते हो कि आप जितना कमाते हो और जितना स्पेंड करते हो, जितना खर्च करते हो, वो आपका मंथली बजट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ का बजट का कहने का मतलब, हीट बजट कहने का मतलब कि जितना हीट, अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है ना, इनकमिंग, और जितना आउट गोइंग हो रहा है, आइडियली दोनों सेम होने चाहिए, तभी बोलेंगे कि ये परफेक्ट हीट बजट है ना। ये रेडिएट है, जो रेडिएट हुआ, और ये क्या हो गया, इंसोलेशन हो गया। दोनों क्या होगा, दोनों में एक मतलब कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि उसका हीट बजट है। तो अर्थ का हीट बजट देखो कैसे काम करता है। तो मैंने आगे बताया कि जो एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर स्कैटर करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को एब्जॉर्व कर देता है। तो अगर हम जो अर्थ का रेडिएशन आ रहा है, अर्थ की मतलब कि जो सन का रेडिएशन आ रहा है अर्थ की ओर, अगर उसे हम टोटल 100% माने, ठीक है, 100% अगर उसको लेकर चले, तो क्या होता है कि कुछ तो पार्ट्स वो 27% वो क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, 2% है वो अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और 6% वो स्कैटर्ड हो जाता है। टोटल जब आप इसको जोड़ोगे तो 35% होता है, यानी 35% वो पहले ही वो रिफ्लेक्टेड हो गया। तो रिमेनिंग कितना अर्थ की तरफ आएगा, 65%, यही आएगा ना। यानी कि अर्थ की तरफ 65% इनकमिंग है। यानी कि हीट बजट में क्या होना चाहिए कि जो रेडिएट होना चाहिए, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब अर्थ जो रेडिएट कर रही है, जो यानी कि रिफ्लेक्ट कर रही है, वो भी 65% होना चाहिए। 65% क्योंकि उसने रिसीव किया है। अब देखते हैं कि मैंने आगे ही बताया कि जब वो आती है तो शॉर्ट वेव के कारण आती है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है, लेकिन जब अर्थ से टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो लॉन्ग वेव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्थ के टकराने के बाद कुछ तो एनर्जी वो लॉस करेगी ना, तो जब एनर्जी लॉस करेगी तो वो लॉन्ग वेव में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था लॉन्ग वेव क्या है, कम एनर्जी है उसके पास। तो ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में, यानी कि हमें लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है अर्थ से जो रेडिएट हो रही है, अर्थ जो रेडिएट कर, वो भी 65% होना चाहिए, क्योंकि इनकमिंग इतना आया है। आप यहाँ पे देख लो कि ये 48% रेडिएट किया टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर, है ना, 48%, और रेडिएट टू स्पेस फ्रॉम द अर्थ 17%। अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो 65% आपको मिल जाएगा। तो जितना आया उतना ये हुआ, रेडिएट हुआ। लेकिन क्या होता है कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जैसे कि इंडस्ट्रीज के कारण, और मतलब कि इतने ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, स्मोक है, सूट्स हैं, या कोई पार्टिकुलेट मैटर की इंक्रीज हो रही है, तो जो भी ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण क्या है कि ग्रीन हाउसेज जो गैसेज है, जो मैंने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया है, जैसे कि CO2 है, CH4 है, वाटर वेपर है, या फिर कोई पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, PM 2.5, ये सब देखते हो। ये सब क्या है कि एक ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में हम लोग देखते हैं इसको। और इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि लॉन्ग वेव्स को ना ट्रैप कर लेते हैं, और मतलब कि रिफ्लेक्ट एटमॉस्फेयर में जाकर एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, वो ट्रैप करके रख लेते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो अर्थ का जो आइडियल हीट बजट है वो इफेक्ट हो रहा है, और अर्थ पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक कंप्लीट लेक्चर हुआ, जिसमें हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए, UPSC के क्वेश्चन को समझा। सेकेंड लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आप जो कमेंट करते हो या फिर वीडियो को लाइक करते हो, ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम और भी वीडियोस बनाएं और अच्छे से और मेहनत करें। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को पूरी देखें, ताकि आप तक एजुकेशन और सही मायने में एजुकेशन पहुंचते रहे।